सॉलिड्स। आइए सबसे पहले जानें कि सॉलिड क्या होते हैं। Solids are those substances which resist up to some extent the small distorting forces applied on them. Solids वो substance हैं जिन पर अगर हम कुछ हल्के फुल्के फोर्स अप्लाई करें तो वो फोर्स जो सब्सटेंसेस रेजिस्ट कर सकते हो अपने अंदर के अरेंजमेंट से या अपने अंदर के जो रेजिस्टिंग फोर्स हैं उनके थ्रू अगर रेजिस्ट कर पाए कोई सब्सटेंसेस उस अप्लाइड फोर्स को, तो वो चीज़ें क्या कहलाएंगी? सॉलिड्स। ये एक पहला डिफिनेशन हुआ सॉलिड का। सॉलिड्स का एक दूसरा डिफिनेशन भी है जो कि हमने अभी तक पहले भी पढ़ा हुआ है। वो डिफिनेशन क्या है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स वो हैं जिनके शेप भी फिक्स होते हैं, आकार भी फिक्स है, और उनका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो भी फिक्स होता है। तो जो भी सब्सटेंस ऐसे हों जिनको किसी बर्तन में रख दिया जाए तो न तो उनके आकार में कोई परिवर्तन हो और न ही उनके आयतन में कोई परिवर्तन हो, ना तो उनके शेप में कोई परिवर्तन हो, न ही उनके कोई वॉल्यूम में कोई परिवर्तन हो समय के साथ, तो वो सभी चीजें क्या कहलाएंगी? सॉलिड्स। अब आइए जानते हैं कि ये जो सॉलिड्स हैं इनके वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स क्यों होते हैं। तो इसके लिए आप एक फिगर यहाँ देख रहे हैं, फिगर 1। इस फिगर में ये जो सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब ये जो सर्कल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स और इनके बीच का जो बॉन्डिंग फोर्स है वो ये इस इन लाइन से दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर सॉलिड्स में शेप और वॉल्यूम फिक्स होने का एकमात्र रीजन यही है कि जैसे मान लिया ये है ए और ये है बी, तो ये ए और बी ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे कि सॉलिड बना हुआ है, ये दोनों मॉलिक्यूल समय के साथ अपने पोजीशंस को चेंज नहीं करते हैं। और जब ये पोजीशंस को चेंज नहीं करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा और शेप भी फिक्स होगा। क्योंकि शेप कब बिगड़ सकता है? जबकि ये ए अपने पोजीशन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाए या ये बी अपने पोजीशन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो उस केस में क्या होगा? शेप बिगड़ेगा। लेकिन ये जो ए बी और जो भी मॉलिक्यूल्स है जिससे कि सॉलिड बना हुआ है, अगर स्ट्रांग बॉन्डिंग फोर्स से जुड़े हुए हैं तो ये क्या इस समय के साथ इस ए का पोजीशन फिक्स होगा और इस बी का भी पोजीशन फिक्स होगा। जब इन दोनों के पोजीशंस फिक्स होंगे तो इसका शेप भी फिक्स होगा और वॉल्यूम भी फिक्स होगा। इसीलिए सॉलिड्स फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम रखते हैं। आइए अब जानते हैं सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं। सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, और ये टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सेकंड एमॉर्फस सॉलिड्स। आइए देखें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर देखें तो यहाँ इन दीज सॉलिड्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इस केस में जो एटम्स हैं या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिसके हेल्प से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है, ये सभी एक रेगुलर अरेंजमेंट में सिस्टम में अरेंज रहते हैं, ठीक है। और यही जो अरेंजमेंट है ये सबसे बड़ी पहचान है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। यहीं अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में देखें तो इस केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है। दीज सॉलिड्स हैव रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आइए देखें दूसरा डिफरेंस क्या है
क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में। ये एक मेजर डिफरेंस भी है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में, ये पता लगाने का कि कौन सा सॉलिड एमॉर्फस है और कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक अननोन कोई एलिमेंट दे दिया जाए और सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाना हो आपको कि ये जो सॉलिड आपके पास है वो एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन। उसके लिए एक आसान सा एक्सपेरिमेंट जो हम कर सकते हैं वो है कि मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन करना। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन से कैसे पता चलेगा कि ये सॉलिड क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस। तो इसका आप सेकंड पॉइंट देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट या दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प होगा। शार्प होने का मतलब ये है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ही वो उसका कोई भी अमाउंट जो हम लें वो मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट करके पूरी तरह वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक आसान सा एक्सपेरिमेंट, कोई सब्सटेंस आपको दिया गया, उसे आप मेल्ट कीजिए। अगर वो किसी एक फिक्स फाइनाइट टेम्परेचर पे अगर पूरी तरह मेल्ट कर जा रहा है तो वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में दीज सॉलिड्स हैव ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये देखिए कि रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है। इसमें आप एक आसान सा एग्जांपल अगर देख लें तो उससे और अच्छे तरह क्लियर होगा। आप देखोगे प्लास्टिक का कोई टुकड़ा ले लें आप उसे अगर गर्म करते हैं तो उस क्या होता है, सबसे पहले वो एकाएक मेल्ट नहीं करता है। पहले क्या होगा, प्लास्टिसाइज होगा, फिर प्लास्टिसाइज होकर धीरे धीरे उसके जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो क्लियर मेल्ट में बदलेंगे। तो उस केस में हम मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यही पॉइंट है जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ क्या कहना होगा कि ये x डिग्री से स्टार्ट हुआ मेल्ट करना और y डिग्री पर जाके पूरी तरह कंप्लीट हुआ इसका मेल्टिंग। तो उस केस में क्या होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं रह गया, फिक्स नहीं रह गया। एक रेंज है 50 to 55 या 60 to 65, 70 to 75, इस रेंज के बीच में कोई भी टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहा। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में। थर्ड डिफरेंस जो है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर while amorphous solids are isotropic in nature। अब ये देखिए एनआइसोट्रोपी क्या होती है और आइसोट्रोपी क्या होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में कहा जाता है कि दे आर एनआइसोट्रोपिक। इस केस में जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उसमें अगर हम प्रॉपर्टीज का डिटर्मिनेशन करें तो ये जो प्रॉपर्टीज होंगी ये अलग अलग होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और इस केस में क्या है, आइसोट्रोपिक सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। सॉलिड्स को एक दूसरा मेथड भी है क्लासिफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। जो भी सॉलिड होते हैं उनमें कुछ बॉन्ड पाए जाते हैं। ये जो बॉन्ड है ये उनको जोड़ने का काम करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड जो कि किसी सॉलिड में पाया जाएगा वो उसको क्लासिफाई करने में हेल्पफुल होता है। इसमें सबसे पहला टाइप है आयनिक सॉलिड्स। ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं इन केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हैं आयंस। और हमें पता है कि आयंस क्या होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज। तो ये जो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आयंस हैं इनके बीच में किस तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का।
कि जो कि दो डिफरेंट चार्जेस को आपस में ट्रैक करता है। तो और इनका एक अच्छा एग्जांपल है NaCl और KCl। ये आपको पता ही होगा कि इस केस में सोडियम या पोटेशियम जो है वो कैटायंस हैं और क्लोराइड ये एनायंस हैं। सेकेंड टाइप है कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स के केस में एटम्स या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जुड़े होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डायमंड और ग्रेफाइट। थर्ड टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इस केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। अगर किसी सॉलिड में मॉलिक्यूल ही इंडिविजुअल एंटिटी हो जिसके थ्रू कि सॉलिड बना हुआ हो, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो वो मॉलिक्यूल के रिपीटेशन से हो रहा हो, तो उस केस में जो सॉलिड होगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल जो कि एक फिक्स पोजीशन पे अरेंज रहने के कारण एक सॉलिड स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल है ड्राई आइस। ये जो ड्राई आइस है ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने पढ़ा होगा कि जो कहाँ यूज होता है किसी गीले मिट्टी को फ्रीज करने में, या कार्बन डाइऑक्साइड का एक जनरल यूज आप जो डेली लाइफ में भी करते हैं वो क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। फोर्थ सॉलिड्स हैं मेटेलिक सॉलिड्स। और ये जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं इन केस में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। ये जो मेटेलिक बॉन्ड है ये स्लाइटली आयनिक और स्लाइटली कोवेलेंट नेचर का होता है। ये हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है जो मेटल्स में पाया जाता है वो न तो प्योरली कोवेलेंट होता है, न ही प्योरली आयनिक होता है। लेकिन और यही यही जो स्पेशल बॉन्डिंग है वो मेटल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। ठीक है। और इस तरह की बॉन्डिंग किसमें पाई जाती है, जो भी नॉर्मल मेटल्स हैं, चाहे वो आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन सभी में मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। इस केस में फिफ्थ टाइप है इनर्ट गैस सॉलिड्स। इनर्ट गैस सॉलिड्स क्या होते हैं कि ये जो नॉर्मल इनर्ट गैसेज हैं या नोबल गैसेज जिन्हें हम कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब गैसेज को अगर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के हेल्प से सॉलिडिफाई कर दिया जाए तो जो सॉलिड फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, इनर्ट गैस सॉलिड्स। इसमें ये जो सॉलिड्स होते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ इनमें वीक वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं जो कि इनको अटैच रखते हैं एक दूसरे से। और अगर सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या होती है कि इन सॉलिड्स पर अगर ये जो हाई प्रेशर अप्लाई करके बनाया गया इस हाई प्रेशर को हटा लिया जाए तो ये तुरंत ही बहुत तेजी से वाइब्रेट करके अलग अलग हो जाते हैं। स्पेस लैटिस। आइए जानते हैं स्पेस लैटिस क्या होता है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है क्रिस्टल सिस्टम में कि कोई भी क्रिस्टल जो हम एज्यूम करते हैं उस केस में क्या होते हैं, कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स के फॉर्म में हो या आयंस के फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो। तो उसका एक अरेंजमेंट, परफेक्ट अरेंजमेंट होता है उस क्रिस्टल के अंदर, किसमें, थ्री डायमेंशनल स्पेस में। थ्री डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई जेड डायरेक्शन जो हम नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। उस स्पेस में वो जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या आयंस हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, यही जो बात है वो क्या कहलाती है, स्पेस लैटिस। तो एक जनरल वे में हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज arrangement of constituent particles in three-dimensional space inside a crystal system। आइए देखते हैं कि ये स्पेस लैटिस कैसे बनता है फ्रॉम द बिगनिंग टू फॉर्म ए परफेक्ट क्रिस्टल। जैसे हम एक एटम या आयन से स्टार्ट करें। ये एटम या आयन जो एक थ्री डायमेंशन स्पेस में
जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन, इस स्पेस में यहाँ ये फिक्स है। ठीक है, इसके बगल में अब जब ये एक एटम या आयन जो कि यहाँ फिक्स है, इस एटम या आयन के को हम क्या मानते हैं, जीरो डायमेंशन। और ये जीरो डायमेंशन को क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, और ना ही ऊंचाई है, ये एज्यूम किया जाता है किसी एटम या आयन में। ठीक है, अब ये जो जीरो डायमेंशनल एटम है, इसके बगल में अगर और एटम्स या आयन्स हम अरेंज करते जाएं तो क्या बनेगा, ये जो जीरो डायमेंशन है ये रिपीट किया, और रिपीट करके इसने क्या बना दिया, वन डायमेंशनल क्रिस्टल। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशनल स्पेस में एटम्स या आयंस का, तो ये किस तरह का अरेंजमेंट है, एक सिंगल लाइन अरेंजमेंट है। और ये जो सिंगल लाइन अरेंजमेंट है ये क्या कहलाता है, वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस। ठीक है, अब ये जो वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस है जो कि बना हुआ है इन एटम्स के कॉम्बिनेशन से, ये अगर फिर रिपीट करे, ये टोटल ये अगर फिर रिपीट करे और रिपीट करके ये रिपीट करता जाए बार बार, फिर क्या होगा, यही जो वन डायमेंशन था इसने रिपीट करके क्या बना दिया, टू डायमेंशन बना दिया। टू डायमेंशन कैसे बना, क्योंकि यहाँ अब इस केस में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, थिकनेस को हम निग्लेजिबल मान सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये जो टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस अरेंजमेंट है, इसमें अगर जैसे आप ये मान सकते हैं कि ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है टू डायमेंशनल एक अरेंजमेंट, इसके इस स्क्रीन के ऊपर कुछ बहुत सारे ऐसे ही अरेंजमेंट आ जाएं और इस स्क्रीन के पीछे ऐसे ही बहुत सारे अरेंजमेंट आ जाएं, तो क्या बनेगा, एक थ्री डायमेंशन स्टेट। और ये जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एक्चुअल क्रिस्टल के बारे में बताएगा कि ये सभी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं थ्री डायमेंशन स्पेस में। ठीक है, तो ये इसके ऊपर, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, इन दोनों केसेज में अरेंजमेंट होगा। और ये जो अरेंजमेंट होगा वो क्या करेगा, इसको थिकनेस देगा इस सीट को। तो ये जो टू डायमेंशन है रिपीट किया, रिपीट करके क्या बनाया, थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो ये तीन तरह के स्पेस लैटिस हो सकते हैं। वन डायमेंशन जो कि कैसे बनते हैं, जब मॉलिक्यूल्स या आयंस रिपीट करते हैं और रिपीट करके एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर बना लिए, वो हो गया वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस। अब ये जो लाइंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये जब रिपीट करते हैं तो क्या बनता है, टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस। और ये जो स्ट्रक्चर है टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस स्ट्रक्चर, ये पूरा को पूरा स्ट्रक्चर, ये लैटिस जब रिपीट करता है बार बार इस सीट के ऊपर और सीट के नीचे, तो कौन सा अरेंजमेंट बनता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस। ये जानते हैं अब यूनिट सेल क्या होता है। द स्मॉलेस्ट repeating unit of a crystal system is known as unit cell। अब यहाँ देखिए ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का। तो आपको पता होगा, एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, जैसे आपने देखा होगा कहीं ईंटों का ढेर, ईंट इकट्ठे करके रखे हुए हैं, उस केस में एक जो इंडिविजुअल ईंट है, उस इंडिविजुअल ईंट के बगल में कुछ ईंट अरेंज की गई, ऊपर कुछ ईंट अरेंज की गई, नीचे और साइड में सभी तरफ से ईंट अरेंज करके एक ढेर बना लिया गया। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है ये प्रॉपर वे में अगर किया जाए तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो ईंटों का ढेर है, लास्ट जो स्ट्रक्चर आएगा वो लगेगा जैसे एक ही ईंट को बड़ा कर दिया गया। ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर है जो उस छोटे ईंट के जैसा ही दिखता है लेकिन वो बड़ा स्ट्रक्चर है, और वो किससे बना हुआ है, वो छोटे छोटे ईंटों के कॉम्बिनेशन से। तो वो जो सबसे छोटा ईंट है जिसके कॉम्बिनेशन से वो बड़े ईंट जैसा ढेर बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है जिसके थ्रू कि हम समझ सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में
जो सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ये जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है जिसके रिपीटिशन से वो क्रिस्टल अल्टीमेटली फॉर्म किया है, वो क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। आइए जानते हैं कि किस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम यूनिट सेल मान सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो किसी भी यूनिट, किसी भी सिस्टम को या किसी भी स्मॉलेस्ट पार्ट को यूनिट सेल बनाता है। वो कौन सी कंडीशंस हैं? उसमें सबसे पहला कंडीशन है कि उस जो भी यूनिट सेल हम चूज कर रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट हम चूज कर रहे हैं कि वो उस क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल हो, उसमें सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो वो क्या हो? लीस्ट हो, सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स जो कि उस क्रिस्टल सिस्टम को बना सकते हैं, वही क्या होगा? वो बताएगा उसका वो कंस्टिट्यूएंट हो सकता है किसका? यूनिट सेल का। और सेकंड जो कंडीशन है वो हम ये ले सकते हैं कि यूनिट सेल की जो ज्योमेट्री होगी वो वैसी ही होगी जैसे कि फाइनल क्रिस्टल की ज्योमेट्री है। जैसे एक क्यूबिकल क्रिस्टल अगर हम लें तो उस क्यूबिकल क्रिस्टल का जो यूनिट सेल होगा वो भी क्या होगा? क्यूबिकल यूनिट सेल होगा। ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा? क्यूबिकल होगा। तो क्यूबिकल यूनिट सेल ही रिपीट करके क्या बनाएगा? फाइनली क्यूबिकल क्रिस्टल बनाएगा। ठीक है, तो जिस तरह की ज्योमेट्री से हम स्टार्ट करते हैं, जिस तरह की ज्योमेट्री हम लेते हैं एज ए यूनिट सेल, वही ज्योमेट्री फाइनली किसकी ज्योमेट्री होती है? क्रिस्टल की ज्योमेट्री।